नमस्कार दोस्तों। आज से 3 दिन पहले हरियाणा में एक धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा भड़की, पथराव हुआ और उसके बाद फायरिंग, आगजनी और दंगे की शक्ल में नूह, मेवात और गुरुग्राम के इलाके में एक तरह से कहें तो तबाही मचा। 7 मौतें हो गई, 2 पुलिस वाले मारे गए, अस्पताल और थाने पर हमले हुए। मरने वालों में 5 एक समुदाय के, 1 या 2 दूसरे समुदाय के। लेकिन जो कुछ हुआ उसका असर यह हुआ कि हरियाणा के 4 जिलों में उस दंगे का या धार्मिक उन्माद का असर हुआ और अब भी कहा जा रहा है कुछ जगह तनाव की स्थितियां हैं। पुलिस ने कोशिश तो की स्थितियों को नियंत्रण करने की, लेकिन पुलिस पर भी कई आरोप है सरकार पर कि सरकार ने पहले से अगर मुस्तैदी दिखाई होती, पहले से पुलिस के मुकम्मल इंतजाम होते तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं। यह भी कहा गया केंद्रीय मंत्री की तरफ से, जो गुरुग्राम के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, कि धार्मिक यात्रा में जो लोग निकले थे, ब्रजमंडल यात्रा जो शिव मंदिर से निकली थी यात्रा, उसमें लोगों के पास हथियार क्यों थे, हथियार लेकर क्यों गए। यह भी कहा गया कि अगर यात्रा में हजारों लोग थे, 2000, 3000, 4000 लोग, तो आसपास की पहाड़ियों से फायरिंग करने वाले लोग कौन थे और क्यों फायरिंग की गई। मतलब दोनों पक्ष पर सवाल हैं, दोनों पक्ष पर आरोप हैं और इस बवाल में कुछ मौतें हैं और कुछ कहानियां, तस्वीरें और पुलिस की नाकामियां हैं। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारत जोड़ो अभियान से जुड़े रहे हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं और सबसे पहचान ये है कि ऐसे तमाम मौकों पर जाते हैं, जमीनी स्थिति को समझने की कोशिश करते। आज भी योगेंद्र यादव उस इलाके में गए जहां दंगा हुआ, जहां मकान, दुकान या ऐसी चीजें फूकी गई। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, योगेंद्र यादव के ट्विटर हैंडल पर है। तो जब मुझे लगा कि योगेंद्र जी ने वहां की स्थितियों को समझा है, तो हम सब लोग जानना समझना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह हुई जिससे ये दंगे भड़के। मेवात को लेकर कहा जाता है, हरियाणा के सभी दलों के नेता कह रहे हैं परसों से कि मेवात में 75 सालों में कभी ऐसा दंगा नहीं हुआ। वो इलाका जो शांति के लिए जाना जाता है, वो इलाका जिसका आजादी के आंदोलन में इतिहास है, वो इलाका जो बंटवारे के वक्त भी दंगे की आग में नहीं झुलसा, उस इलाके में ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि दंगे फैले। और आज चौथे दिन भी ये नहीं कहा जा सकता है कि स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में। समझने की कोशिश करेंगे, सवाल दर सवाल के बीच कुछ गोरक्षकों की भी बात होगी, मोनू मानेसर जैसे गोरक्षा के नाम पर गिरोह चलाने वालों की भी बात होगी और सरकार और सिस्टम की नाकामियों की भी बात होगी। लेकिन सबसे पहला सवाल योगेंद्र यादव जी, आपने क्या देखा, चूंकि आप गए दंगा पीड़ित इलाकों में, क्या देखा, क्या समझा, क्यों हुआ दंगा, ये आपसे पहले हम समझना चाहते। अजीत भाई, ये मेरा अपना इलाका है। मैं रेवाड़ी से हूं और उससे बिल्कुल सटा हुआ मेवात का इलाका है। 2001 में पहली बार जयप्रकाश नारायण की जन्मशती के वक्त एक यात्रा करते हुए वहां हम गए थे और पिछले 22 साल से उस इलाके में मैं अनगिनत बार गया हूं। एक तरह का जैसे अपने इलाके से रिश्ता है, उसी तरह से मेवात से एक रिश्ता है। इसलिए जाहिर है, जैसे ही खबर मिली कि मेवात में ये सब हो रहा है, तो अगले ही दिन, दरअसल परसों, जो कि दंगों के बाद का दूसरा दिन, 24 घंटे के अंदर अंदर मैं वहां गया। नूह, जहाँ के सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, वहां गया। वहां सभी साइट्स को देखा, मंदिर पे गया, पीड़ित लोगों से बात की, दूसरे लोगों से बात की। और एक और जगह जहां हिंसा हुई, बड़कली, जो कि नगीना गांव के एकदम साथ है, बड़कली चौक बोला जाता है, वहां पे भी हिंसा हुई थी। वहां भी गया, वहां के सरपंच, वहां के पीड़ित परिवारों से सबसे बात की और आते हुए डीसी और एसपी दोनों से मिलकर आया। उसके आधार पे जो मेरी समझ है, और पिछले 48 घंटे में बहुत और नई एविडेंस भी आई जो उस वक्त मेरे संज्ञान में नहीं थी। उस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि शुरुआत हमें 2 बातों से करनी चाहिए। जो कुछ हुआ वो हुआ नहीं, करवाया। ये कोई दुर्योग, संयोग, अचानक हुई घटना, कभी भी ऐसा कुछ हो जाता है, वैसी नहीं थी। ये घटना ऐसी थी जिसकी प्रायोजित थी घटना कई मायने। और दूसरा जो नहीं, वो ये कि समुदायों का आपस में झगड़ा, लड़ाई नहीं थी। किसी भी जगह वो नहीं हुआ जो कि पूर्वोत्तर दिल्ली में हुआ, जहां गली गली के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान की खुल्लम खुल्ला समुदायों का झगड़ा हो रहा है, वैसा नहीं। जो हुआ वो ये कि एक तरफ हिंदू यात्री के नाम
जो सामान्य लोगों के साथ हुड़दंगी शामिल हो गए थे, वो एक तरफ थे हुड़दंगी, और दूसरी तरफ मेवात की इज्जत के नाम पे कुछ स्थानीय गुंडे, कुछ असामाजिक तत्व, इन दोनों में टकराव हुआ। मोहल्लों में, गांव में कोई हिंदू मुस्लिम का टकराव नहीं हुआ, और दरअसल बड़कली चौक जहां पे हिंसा शुरू हुई थी और बहुत भयानक स्वरूप ले सकती थी, वहां उस हिंसा को अगर बचाया तो नगीना गांव के हिंदू मुसलमान दोनों इकट्ठे होके आए, उन्होंने पुलिस को बचाया, उन्होंने दंगाइयों को भगाया, उन्होंने इस दंगे को रोका। तो ये दो बात हमें शुरू में रजिस्टर करनी चाहिए। हुआ नहीं, करवाया गया, समुदायों का झगड़ा नहीं था, ये कुछ निहित स्वार्थों का झगड़ा था जिसको ये बनाया गया। ये इलाका जो मेवात का एक बात, ये मेवात दरअसल एक सांस्कृतिक इलाका है जो हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, और उसका छोटा सा टुकड़ा उत्तर प्रदेश में मथुरा की तरफ भी है, ब्रज के इलाके में भी। इस इलाके में मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हैं। जो हरियाणा का जिला, जिसे पहले मेवात कहते थे, अब उस जिले का नाम नूह हो गया है, नूह उसका हेडक्वार्टर भी है, वहां की 80% आबादी लगभग मुस्लिम है, मुस्लिम वहां मेजॉरिटी में है। और इसी के चलते पिछले कई साल से संघ परिवार अलग अलग संगठनों की तरफ से, कभी बजरंग दल की तरफ से, कभी किसी की तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास होता है कि यहाँ कुछ करवा दो। याद रखिए, लिंचिंग की जो बड़ी बड़ी घटनाएं देश में जिनका जिक्र हुआ, चाहे पहलू खान हो, चाहे अकबर हो, चाहे जुनैद हो, ये सब इसी इलाके के लोग। तो बार बार ये जो अभी हत्या की घटना कुछ समय पहले उस जुनैद और एक और दो लोगों की जो हत्या की घटना हुई, वो भी इसी इलाके नासिर और जुनैद। जी बिल्कुल। पिछले कुछ वर्षों से बार बार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मेवात में आग लगाई जाए। मेवात में एक चिंगारी अगर मिल जाए तो उस चिंगारी को लेके फिर पूरा एनसीआर के अंदर आग लगाई जा सकती है। तो मुहावरे में कहूं तो मेवात में मुजफ्फरनगर जैसा कुछ कांड करने की कोशिश की इच्छा हमेशा रही है, ताकि उससे जो राजनीति को बचाया जा सके, यानी कि रूलिंग पार्टी की राजनीति को बचाया जा सके। किसान आंदोलन से जो इस पार्टी की साख को धक्का लगा है, उसको बचाया जा सके। मैं समझता हूं कि कुल मिला के परिदृश्य है। योगेन जी, बहुत अहम बात आपने कही कि जो हुआ वो हुआ नहीं, करवाया गया। मतलब जो दंगा हुआ वो करवाया गया। ये बहुत अहम बात कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कहने की बुनियाद है, एक बुनियाद वो है कि अगर 31 तारीख को धार्मिक यात्रा निकलनी थी, उस यात्रा से पहले 1 या 2 दिन पहले मोनू मानेसर नाम के शख्स का वीडियो वायरल किया जाना कि मैं पूरी टीम के साथ आ रहा हूं। वो मोनू मानेसर जो हथियारबंद दस्ते के साथ गोरक्षा के नाम पर न सिर्फ गैंग चलाता है, बल्कि जुनैद और नासिर की हत्याकांड का वांटेड अपराधी है। राजस्थान पुलिस उसकी तलाश कर रही है, गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वो मोनू मानेसर जिसको लेकर इलाके के लोग, नूह और मेवात के पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि वो इस तरह से हरकतें करता रहा। वैसे ही एक और शायद कोई बजरंगी नाम, बिट्टू बजरंगी, जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने भी ऐसा वीडियो उनका भी आया कि कह देना कि दामाद आ रहा है या जीजा आ रहा है, और उस तरह से ये वीडियो वायरल किया। तो एक तो वीडियो का वायरल होना, उसके बाद जो उस धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा पत्थरबाजी हुई, वहां से शुरुआत होना। आप इनके बीच क्या रिश्ता देखते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि जो हुआ वो करवाया गया? अजीत भाई, मैं एक नहीं कई प्रमाण आपको देता हूं। ये जो यात्रा है वर्तमान स्वरूप में सिर्फ 3 साल पुरानी। शिवजी के मंदिर पे, नलड़ में जो शिवजी का मंदिर है, वहां पे पानी चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। सामान्य धार्मिक लोग ऐसा करते हैं, वो लोग आज भी कर रहे हैं। उसे एक सुनियोजित बड़ी यात्रा का स्वरूप देके करना, ये केवल 3 साल पुराना। और पिछले से पिछले साल इसी यात्रा में एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना हो चुकी है। जब पिछले से पिछले साल ये यात्रा नलड़ मंदिर के करीब पहुंचने वाली थी, तो उसके बिल्कुल सामने एक मजार है, उस मजार को तोड़ा गया था। और वो तो उस वक्त हमारे सब साथियों ने मिलकर सुलह सफाई करवा ली, यात्रा वालों ने माफी मांग ली, उसको दोबारा बनवा दिया गया। तो पहली बात ये कि पुलिस प्रशासन, सरकार को पता था कि इस यात्रा में पहले हो चुकी है। नंबर 2, आपने ठीक बताया, मोनू मानेसर का वीडियो था, बिट्टू बजरंगी का वीडियो था।
दोनों वीडियो बिल्कुल खुल के भड़काने वाली बात कर रहे हैं। और बिट्टू बजरंगी का जो वीडियो है उसमें ये सब बात तो है ही, पीछे से आप म्यूजिक भी सुन रहे होंगे। म्यूजिक है कि गोलियां चलेंगी, बाप तो बाप है, आएगा, गोलियां चलेंगी, ये सब वीडियो में चल रहा है। तीसरी बात, ये सिर्फ वीडियो नहीं चल, 5 दिन पहले से शुरू हो गए थे। 27 तारीख को नुहू में पीस कमेटी की एक मीटिंग हुई, हमारे साथी गए, उसमें ये वीडियो दिखाए गए और बताया गया प्रशासन को, अगर उनको नहीं पता था मान लीजिए, तो पुलिस प्रशासन वीडियो दिखाया गया। हमारे साथी रमजान चौधरी गए थे उस मीटिंग में, उन्होंने दिखाया, कहा देखो ये हाथ हो रहा, इधर से वीडियो आ रहा है और इधर से भी कुछ मेव लड़कों ने एक जवाबी वीडियो बना के डाला था। बताया गया कि देखिए जवाबी वीडियो भी चल रहे हैं, स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, इसको जरा ध्यान से हैंडल कीजिए, बहुत गड़बड़ हो सकती है, आशंका है। तो ये बात सरकार को 27 तारीख को पता थी। चौथी चीज, अब तो टीवी चैनलों के उसके अंदर आ गया, इंडिया टुडे और उसमें, कि सरकार का गुप्तचर तंत्र सर की सूचना बार बार, इसमें हिंसा की आशंका। इस सब के बावजूद अनुमति दी जाती है। अब जो श्रद्धालु है उनकी अनुमति दी जाए, महिलाएं आती हैं पानी चढ़ाने, स्वाभाविक है वो तो करेंगी, लेकिन वही नहीं, उनके साथ 100-150 वाहन आने की परमिशन दी जाती है। साथ में वाहन, हथियार, डंडे, तलवार, गन्स, ये कौन सी शोभा यात्रा? तो केंद्रीय मंत्री ने खुद कह दिया, राव इंद्रजीत ने, जो कि वहां के सांसद भी हैं, उन्होंने भी वो सवाल पूछ लिया जो हर बच्चा भी पूछेगा कि भाई ये कौन सी शोभा यात्रा है जिसके अंदर बंदूक लेके चलते हैं, कहां है ये परंपरा? तो ये हुआ। और यही नहीं, सबसे जो विचित्र बात है कि जब हिंसा शुरू हुई, पथराव शुरू हुआ, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पथराव करने वाले वहां मेव समाज के लड़के थे। और ये शुरू क्यों हुआ ये हम बिल्कुल स्पष्ट जान रहे। उस समय मेवात में ये अफवाह चल रही थी कि मोनू मानेसर आ रहा है। अब आया नहीं आया इस बारे में 50 वर्ष में, लेकिन जैसे मैंने कहा अफवाह में इसका कोई महत्व चाहिए क्या थी। सब लोगों को लग रहा था सर ने मेवात को चैलेंज दिया है, वो आ रहा है और हम उसका मुकाबला करेंगे। और वहां एक गाड़ी आई, गाड़ी के ऊपर लिखा था गोरक्षक, और वहां ये अफवाह फैली कि देखो इस गाड़ी के अंदर मोनू मानेसर है, तो लोग पिल पड़े उस गाड़ी में से मोनू मानेसर को ढूंढने के। वो मिला नहीं और वहां के पथराव शुरू हुआ। तो जब ये पथराव हुआ जिसमें 2 होमगार्ड के जवान मारे गए, जो बहुत ही दुख का विषय है, एक ड्यूटी करते हुए जवान मारे जाए, उसके बाद अगले 3-4 घंटे तक पुलिस नदारद हो गई। मैं पूरा विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं आपको, 2-3 घंटे तक सड़क पे पुलिस थी। हालात ये हो गए कि मजिस्ट्रेट वहां फंस गई, मिसेस जैन, वहां की जो एसडीएम, वो फंस गई। उन्होंने सेशन जज को फोन किया, सेशन जज ने पुलिस से कहा कि भाई मजिस्ट्रेट को तो निकाल लाओ वहां से। पुलिस ने निकालने ने असमर्थता व्यक्त की। फिर हमारे साथी कई को छुड़ा के ला, और यही घटना वहां में हुई। 3-4 घंटे तक वहां कोई नहीं था। तो मैं इस सब से मिला के केवल यही सवाल पूछता हूं, या तो ये एक आपराधिक कार्रवाई है, प्रशासन इतना खबर, इतना लापरवाह और इतना मस्त था कि नहीं कुछ नहीं होगा, या किसी को पता था कि ये होगा, हो सकता है, और उसने ऊपर से फोन किया होगा कि नहीं हाथ नहीं लगाना, होने दो जो होना है। कहीं ये संभावना की तरफ हैं, और इसलिए मैं कहता हूं हुआ नहीं, करवाया। तो ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं योगेंद्र यादव जी। एक बात जो 2 दिनों से लगातार ये बात आ रही है, मोनू मानेसर का वो वीडियो भी वायरल है, मैंने भी कल अपने प्रोग्राम में दिखाया है, बिट्टू बजरंगी का। जाहिर है धमकी देना या उत्तेजना फैलाने के लिए वीडियो वायरल हुआ। तस्वीर में मोनू मानेसर की हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो दर्शक पहले भी देख चुके हैं और जानते होंगे कि हथियार बंद होकर किस तरह से ये गोरक्षा के नाम पर क्या करता है, और सरकार का संरक्षण है, बीजेपी नेताओं का संरक्षण है। इसकी तस्वीरें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री के साथ भी जैसे भी पहुंचा, तो तस्वीरें हैं, बीजेपी का संरक्षण है। और एक शख्स जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, जो वांटेड है मर्डर और किडनैपिंग में, जुनैद और नासिर हत्याकांड में, वो शख्स वीडियो जारी कर रहा है, वायरल कर रहा है, घूम रहा है। तो ये बात, लेकिन जो आपने एक बड़ी बात ये कह दी कि ये करवाया गया, इसके पीछे कुछ सियासी साजिश या सियासी फायदे की कोई वजह हो सकती है, तो ये कहने का कोई आधार है
या जो आप गए देख कर आए उसके आधार पे आपका असेसमेंट है? देखिए, मेरे पास कोई खुफिया जानकारी हो कि चंडीगढ़ में फला व्यक्ति ने योजना बनाई, दिल्ली में फला व्यक्ति ने योजना बनाई, फला ने फला को फोन किया, ऐसी मेरे पास जानकारी नहीं। मैं एक केवल कयास इस आधार पे लगा रहा हूं कि दो ही स्थिति हो सकती है। एक तो ये कि पुलिस प्रशासन को ये सब जानने के बावजूद इतने लापरवाह लोग हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आपको बता दिया गया, वीडियो दिखा दिया गया, आपको बताया गया कि स्थिति बहुत संगीन है, एएसपी ने कहा कि हाँ हम समझ रहे हैं, हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये कोई अचानक कोई दंगा भड़क गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन हुआ जबकि एक्सपेक्टेड था, उसके बावजूद अगर कुछ नहीं हुआ तो या तो घोर लापरवाही है। अगर लापरवाही है तो मैं समझता हूं कि सरकार को अब तक तो सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबको सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर देना चाहिए था। और अगर नहीं है, लापरवाही पुलिस प्रशासन स्थानीय की नहीं है, तो एक ही कारण हो सकता है कि उनको ऊपर से फोन आ रहे थे कि भाई ये होने तो नहीं, ज्यादा नहीं टच करना, अरे लेके चल रहे हैं, हॉकी लेके चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तलवार लेके चल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहीं से तो मैसेज आया होगा ना। मैं नहीं मान के चलता कि इस देश का आईएएस और आईपीएस ऑफिसर इतना बुद्धू होता है कि वो अपनी आंख से नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है, कि कोई पुलिस ऑफिसर चाहता कि मेरे यहाँ पे दंगा हो जाए। वो नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। फोन ऊपर से आते हैं। इसलिए मैं एक बात लगा रहा हूं, इसको आप कयास कह लीजिए, इसको आप इंटरप्रिटेशन कह लीजिए, इसको आप आरोप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये मामला उतना साधारण नहीं है। और ये सवाल केवल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल अब हरियाणा के ऊपर पूछ रहे हैं कि भाई जिस इलाके में 75 साल से कुछ नहीं हुआ, जब 1992 में बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद देश भर में दंगे हुए, मेवात में नहीं हुए, जिस इलाके नहीं हुआ वहां क्यों हुआ, ये सवाल तो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं। रविंदर जी पूछ रहा हूं कि ये सवाल दुष्यंत चौटाला पूछ रहे हैं कि वहां ऐसी स्थिति क्यों आई। दुष्यंत चौटाला और राव इंद्रजीत सिंह के दो बयान बहुत अहम हैं, कल मैंने उसका जिक्र किया था। राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनका कहना कि धार्मिक यात्रा में हथियार लेकर लोग क्यों गए, ऐसी कोई यात्रा होती है क्या? और दूसरा दुष्यंत चौटाला का ये कहना कि वहां जो भीड़ जुटाई गई उसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं थी और जो क्राउड मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर था। अब एक बात कि कई जिलों से लोग जुटाए गए, कई जिलों से लोग आए, कहा जा रहा 3-4 हजार लोग आए। बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद या कहीं से पहुंचा, कोई और कहीं से पहुंचा, और गाड़ियों का काफिला। एक चीज बीच में सिर्फ बोल दूं, योगेन जी ने वहां की स्थिति के बारे में बताया। 2 दिन से मीडिया का नैरेटिव कुछ ऐसा है, बड़े चैनल्स, बड़े एंकर्स, कि जो हुआ उसके लिए एक समुदाय जिम्मेदार है, एक समुदाय ही दंगाई है, दूसरा पक्ष सिर्फ पीड़ित है। तो आज एक वीडियो वायरल है उसी मंदिर परिसर का, जिसमें कुछ हथियारबंद लोग पहाड़ियों की तरफ से फायरिंग कर रहे हैं। यकीनन फायरिंग पहाड़ी की तरफ से आ रही होगी, ऐसा हुआ, ऐसा पुलिस की एफआईआर भी मैंने देखा। लेकिन फायरिंग वहां परिसर से, आसपास से भी हो रही है, और उसी का जिक्र कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री। तो इसका मतलब प्रोवोकेशन की भी स्थिति थी। लेकिन क्या ये प्रोवोक हो गए तो जिम्मेदारी दूसरे पक्ष की बनती है, योगेन जी? बिल्कुल बनती है अजीत भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश में आप जलाभिषेक यात्रा करें, आपका अधिकार है, तलवार डंडे लेके चलना आपका अधिकार नहीं है। इसी तरह से अगर लोग भड़क गए, गुस्सा थे, मेवात के लोगों का गुस्सा मैं समझ सकता हूं, लेकिन पत्थर चलाने का आपको अधिकार नहीं। और पत्थर चला के हमला करना, गोलियां चली, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपने को, आपको और मुझे किसी चीज पे लिपापोती नहीं करनी है। जो वहां पे हिंसा हुई उसमें उस वक्त मेवाती समाज के, जो कि ज्यादा मुसलमान हैं, उस समाज के तमाम लड़के थे। अंतर केवल ये था कि वीडियो में जो हुड़दंगी थे ये थे, वीडियो बना रहे हैं। और ये पुलिस को पता ना लगने की बात आप ना कहिए, क्योंकि ये बजरंगी जो है, बिट्टू बजरंगी, ये वीडियो बना के बता रहे हैं कि हम अब इस चौक पे आ गए हैं। ये मत कहना कि बिना बताए आ गए, 150 गाड़ियां हमारे साथ आ रही हैं। मतलब बुद्धू तो नहीं है, तो इतना होगा कि क्या हो रहा है। और ये तो आप अगर कहेगा कि जीजा आ रहा है और दामाद आ रहा है, वो आदमी जिसे माना जाता है कि इस तरह के उत्तेजक भाषण देता है, नारे लगाता है, मरने मारने की बात करता है, तो उसके बाद किसी का भी लगेगा कि ये क्या है, ये तो चुनौती देकर कहकर आ रहा है। यही आप शायद आप भी करें, ये बहुत सारे लोग करें जिन्होंने वहां की स्थितियों का आकलन किया है, अगर मैं सही कह रहा हूं। चुनौती दी गई, भड़काने की भरसक कोशिश की गई। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई मुझे भड़काने की कोशिश करे, उसके बाद मैं उठा के पत्थर मारना शुरू कर दूं? नहीं,
ये संभव, ये कानून नहीं है, न्याय नहीं है। इसलिए जिन्होंने पत्थर चलाए हैं उनकी शिनाख्त हो, उनको सजा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन ये कहना कि सारा मामला एक तरफा था, ये बात सच नहीं। मैं ये जो वहां रिज्क होटल है जहां पे सारी घटना शुरू हुई, उसके नजदीक ही रिज्क करके एक होटल है, जिस होटल के, और जो बिल्कुल क्लियरली मतलब नाम ये वो सब कुछ लिखा हुआ है, एक मुस्लिम होटल है, उस होटल पे पथराव हुआ है। अब ये तो नहीं हो सकता कि स्थानीय मेव लड़के उस रिस्क होटल के ऊपर पथराव करें, है ना? तो इसमें नहीं है कि मुख्यतः उस दिन की मुख्य हिंसा वहां के मेवाती मेव समाज के लड़कों ने की, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानूनी जिम्मेवारी सरकार की भले ही हो, लेकिन नैतिक जिम्मेवारी बहुसंख्यक समाज की होती है, और वहां मेवात का बहुसंख्यक समाज मुसलमान है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि यहां के मंदिर की रक्षा करना और यहां के हिंदू की रक्षा करना अंततः यहां के मुसलमान का एक नैतिक दायित्व है। और जैसे मैंने आपको कहा, ये हिंसा वहां नहीं हुई, इस दायित्व के मुसलमान ने निभाया, लेकिन जो बाहर से हुड़दंगी आए, इस यात्रा में छोटी संख्या में महिलाएं थी जो कि अपना तीर्थ यात्रा के लिए आ रही थी, अपनी उस जलाभिषेक यात्रा के लिए, लेकिन इसमें बहुत हुड़दंगी घुस गए थे जिन्होंने सब कुछ किया, और मामला उन हुड़दंगियों की वजह से हुआ, स्थानीय जनता की वजह से नहीं हुआ। लेकिन जिसने भी किया उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, शिनाख्त कीजिए, सजा दीजिए। मैंने जाके एसपी से एग्जैक्टली यही कहा कि बिल्कुल आप शिनाख्त कीजिए, और खासतौर पे दो लोग जो ड्यूटी कर रहे थे, होमगार्ड वाले बेचारे, वो तो ना इधर के ना उधर के, उनकी मृत्यु होना तो बहुत शर्म की बात है, और ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए। मगर ये नैरेटिव न बनाएं कि ये सब अचानक मुसलमानों ने इकट्ठा होकर कुछ हमला बोल दिया। कल कोई बीजेपी वाला कह रहा था हमेशा हिंदुओं पे हमला होता है, बिल्कुल बकवास और झूठ बातें। अभी भी इस इलाके में एक और परिक्रमा गुजर रही, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कोसी परिक्रमा होती है मथुरा के इर्द गिर्द, कोसी परिक्रमा, वो परिक्रमा पिछले 15 दिन से निकल रही है, मेवात से गुजर रही है, और वहां मेवात का मुसलमान उस परिक्रमा की यात्रियों का स्वागत कर रहा है, उनको रहने की जगह दे रहा है। उसकी सब वीडियो वगैरह आज मैंने डाली है। तो ये यहाँ कोई हिंदू यात्रा नहीं कर सकता, हिंदुओं के लिए सब कुछ बंद है, सब झूठ है। ये जानबूझकर पर्टिकुलर यात्रा में किसी न किसी का ये षड्यंत्र था कि इतना भड़काओ, इतना भड़काओ, इतना भड़काओ कि कुछ ना कुछ तो हो। तो इसलिए देखना होगा, केवल एक बात हम नहीं। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं योगेंद्र जी, और यही बात बार बार हो रही है कि देश में ऐसा तनाव का माहौल अलग अलग इलाकों में क्यों बनाया जा रहा है, बनाने के पीछे मंशा क्या है। अगर कोई समझदारी से देखेगा तो मंशा समझ में आएगी। अभी एक घटना बरेली में हुई थी 31 तारीख को या 30 तारीख को, शायद 30 जुलाई को, जब बरेली में कांवड़ियों का एक जत्था उस भीड़ में, डीजे भी था उस भीड़ में, असलहे के साथ भी लोग थे, कोई नशे में भी थे, किसी उस इलाके से गुजरना चाहते थे जो उनका निर्धारित रूट नहीं था, जो मुस्लिम बस्ती थी, उनके इरादे ठीक नहीं थे। एसएसपी ने रोका, लाठीचार्ज किया, और एसएसपी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, आज भी मैंने वीडियो बनाया, जो दर्शक देखना चाहे देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहा कि उनकी मंशा ठीक नहीं थी, उसमें उत्पाती और लोग थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ, एसएसपी का 4 घंटे के भीतर तबादला हो गया। अगर एसएसपी ने नहीं रोका होता तो हो सकता है वहां हिंसा होती, और उसके बाद यूपी के 10-20 जिलों में और हरियाणा में और देश के किसी हिस्सों में उसका असर जाता, जो नैरेटिव लोग बनाना चाहते हैं। जैसे यहां जो नूह और मेवात में हुआ, उसका असर हम देख रहे हैं कि आज फांसी कोई जगह है शायद हरियाणा में, वहां प्रदर्शन हो रहा है, और वही मुसलमानों के खिलाफ वो इसी तरह के नारे, हालांकि मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब वो दौर नहीं है, आप बच नहीं सकते। उसी तरह की नारेबाजियों की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई, प्रदर्शन और हिंसक नारे। अब बीच में कि इसका मतलब तो यह है ना कि आप चाहते हैं कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति सियासी फायदे के लिए बनी रहे और बनती रहे, तभी यह नतीजा है कि पुलिस की मुस्तैदी जो होनी चाहिए थी, जो कोई भी आशंका देख सकता है ऐसे तनाव में, उसको एसेस नहीं किया गया, या एसेस करके नजरअंदाज किया गया। दर्शक, ये सही बात होगी शायद।
आपने जो उदाहरण दिया बरेली वाला, अब बताइए अगर वो एसपी एक्शन न लेता और वहां दंगे हो जाते, वहां जाते, भड़काते, फिर वहां से कोई पथराव दूसरी तरफ से हो जाता, कुछ झगड़ा हो जाता, तो कहा जाता कि देखिए देखिए मुसलमान है, जहां मुसलमान है वहां समस्या है, और अगर उस बेचारे ने ड्यूटी निभा दी, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो मेवात में खड़े थे अफसर, उनको भी पता था कि हमारा भी ट्रांसफर हो सकता है अगर हमने करने इस सबको रोकने की कोशिश की तो। 3-4 घंटे तक क्यों अनुपस्थित था? सच ये है कि वहां बड़कली चौक पे तहसीलदार को बचाने का काम भीड़ ने, जनता ने किया, जो वहां गांव की जनता थी। पुलिस वाले छुपके बैठे हुए थे, थाने का ताला खोला वहां के गांव वाले लोगों ने, कहा भैया बाहर आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? क्यों नहीं इसको एंटिसिपेट किया गया? मैं नहीं मान के चलता कि पुलिस वाले निकम्मे थे, जानते नहीं थे। मैं समझता हूं उन सबको पता था कि इसका ट्रांसफर हो सकता है, क्या करेंगे तो ट्रांसफर हो सकता है। नहीं तो आप ही बताइए, जो व्यक्ति भगौड़ा है कानून की दृष्टि में, जो व्यक्ति बिल्कुल पेटी क्राइम की, टुच्चे क्राइम के लिए जाने वाले व्यक्ति अब देश के हीरो बन रहे हैं। हर कोई मोनू मानेसर बन रहा है। मानेसर मेरे इलाके का एक बहुत सुंदर सा गांव है, बहुत बड़ा गांव अब बन गया है। तो उस मोनू मानेसर को तो नेशनल हीरो बना दिया। अब सब दुनिया मानेसर को उसके नाम से जानेगी। मानेसर हमारा एसपीजी का हेडक्वार्टर है, उस नाम से नहीं जाना जाएगा, अब इस नाम से जाना जाएगा। ये जो बिल्कुल सड़क छाप गुंडों को राष्ट्रीय नेता, उन्हें हिंदू समाज का नेता बनाना, ये क्या हो रहा है? ये हिंदू समाज के साथ क्या क्या कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं योगेन जी। और एक बात, जो मोनू मानेसर की तस्वीर मैं जानबूझकर अभी दिखा रहा हूं ताकि सनद रहे कि ये शख्स अगर हिंदू हृदय सम्राट एक इलाके में बन जाता है और इसके साथ दर्जनों या 50 लड़कों के जत्थे और दर्जनों गाड़ियां चलने लगती है। आज भी कुछ वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देख रहा हूं कि कई गाड़ियां चल रही है, उत्तेजक नारे लग रहे हैं और बाजे बज रहे हैं, और उसके बाद भीड़ में जा रहा है। और तब जबकि ये हत्या के केस में आरोपी है, पुलिस तलाश कर रही है। कल क्या हुआ दिलचस्प, मोनू मानेसर के मामले में अनिल विज का बयान आया परसों, जो गृह मंत्री हरियाणा के, उन्होंने कहा मोनू मानेसर का इससे कोई मामला नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। उसका वीडियो जरूर था लेकिन उसने उत्तेजना नहीं फैलाई। और साथ में ये कि मोनू मानेसर के खिलाफ मामले हैं, राजस्थान पुलिस भी पकड़ना चाहती है, हम भी पकड़ना चाहते, पता नहीं कहां। लेकिन उसके बाद एमएल खट्टर का बयान आ गया कि मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस पकड़ना जब चाहे। सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान सरकार ने बजरंग दल के मोनू मानेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हमने उनसे कहा है कि उनकी तलाश के लिए जो भी मदद की जरूरत होगी हम मुहैया कराएंगे। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, चूंकि राजस्थान पुलिस ने मामला दर्ज किया जुनैद और नासिर के हत्याकांड में, आज 12:45 पर ट्वीट आया, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कल मनोहर लाल खट्टर के जवाब में अशोक गहलोत ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर मीडिया में बयान देते हैं कि राजस्थान पुलिस की हर संभव मदद करेंगे, परंतु जब हमारी पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो हरियाणा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि राजस्थान पुलिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। जो आरोपी फरार है उन्हें तलाशने में हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। खट्टर हरियाणा में हो रही हिंसा में नाकाम रहे, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं जो उचित है। तो ये तो साफ दिखता है कि सरकार का संरक्षण है। भाई देखिए, जितना मैं कानून समझता हूं, अगर दूसरे राज्य की पुलिस के हिसाब से एब्सकॉन्डर है तो भी किसी राज्य में ऑपरेट नहीं कर सकता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लोकल पुलिस का भी काम है उसको अरेस्ट करे, डिटेन करे और इन्फॉर्म करे कि आपका एब्सकॉन्डर यहां है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये देखिए, ये कहना कि हाँ हम सहयोग करेंगे, एब्सकॉन्डर भगोड़ा बताया जा रहा है। मेरे मानेसर के दोस्त बताते हैं, नहीं तो रोज ये तो यहीं पे घूम रहा है, काहे का एब्सकॉन्डर है, कौन भगोड़ा बता रहे हैं, तो यहाँ पे घूम रहा है, वीडियो बना रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। अब आप ही सोचिए, कोई राज्य का गृह मंत्री किसी ऐसे जो अपराध में भगोड़ा हो चुका, उसके पक्ष में बयान देगा कि नहीं कोई इस मामले में अपराध, मान लीजिए नहीं है, कोई गृह मंत्री किसी अपराधी के पक्ष में देता है कभी? ऐसा तभी होता है जब आपका वरद हस्त होता है। और मैं बार बार ये कि हमें सिर्फ इन मोहरों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, चाहे मोनू मानेसर हो, चाहे बजरंगी हो, और आज जिस गोली चलाने वाले व्यक्ति का नाम आया है, नाम बताया जा रहा है अशोक बाबा करके, वकील है वो आदमी, ऐसा बताया गया, व्यक्तिगत रूप से कंफर्म नहीं कर पाया हूं।
पर कहा गया है कि वो तो वकील है, वो इसका खास आदमी है, मोनू मानेसर मोनू मानेसर के साथ भी दिखता है। और एक हथियार जो इसमें दिख रहा है मेरी तरफ, जो बीच में हथियार है, इसी तरह का हथियार उसके हाथ में। कहा जा रहा है दोनों में सिमिलरिटी भी है और दोनों साथ ही ऑपरेट करते हैं या साथ घूमते दिखते हैं। ऐसी तस्वीरें जी, जो मंदिर परिसर से फायरिंग कर रहा है जी। तो ये और देखिए, जो फायरिंग हो रही है उस वक्त पुलिस साथ में खड़ी है। बिल्कुल, पुलिस साथ में है, वीडियो को देखिए आप, पुलिस वहीं पे खड़ी है, पुलिस वाले चर्चा कर रहे हैं उनसे। अब आप बताइए, गोली चलाने वालों से आप चर्चा करते हैं क्या? चलिए, उस वक्त स्थिति खराब थी, आप उस वक्त उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए, आप वापस आके रिपोर्ट तो करते हैं ना, फला व्यक्ति ने गोली चलाई मेरी आंख के सामने। इस देश में कोई कहीं पे भी गोली चला ले, क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया? पहाड़ियों से गोलियां चल रही थी, पहाड़ियों से गोलियां चल रही थी, मंदिर में लोग फंस गए थे, उन पर हमले हो रहे थे। ऐसा वीडियो भी वायरल है जिसमें गाड़ियों की आड़ लेकर पुलिस वाले भी छिपे हुए हैं और लोग छिपे हुए हैं, वहां लोग फंसे हुए हैं। आज मैं देख रहा था एडीजी जो हरियाणा की हैं, शायद कविता सिंह नाम है उनका, इंटरव्यू कहीं चल रहा था कि हमने कैसे लोगों को रेस्क्यू कराया, बचाया। बुरी तरह से घिरे हुए थे, चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। ये पक्ष भी है, निसंदेह फायरिंग हो रही थी, लेकिन आप उसी वीडियो में देखिए, पुलिस वाले बंदूक लेके खड़े हैं। भाई, अगर नीचे से कोई फायरिंग हो रही है, अगर जनता की जान माल को खतरा है, तो पुलिस की बंदूक किस चीज के लिए है? पुलिस बंदूक चलाएगी या किसी प्राइवेट आदमी को कहेगी कि जाके तुम बंदूक चला लो? ये कौन सा नियम इस देश में? आप देखिए, उसी वीडियो में वो पुलिस के लोग बंदूक लेके, और वीडियो जहां समाप्त होती है, वो बंदूक लेके एक इंस्पेक्टर ऐसा व्यक्ति है जो बंदूक लेके उनको सलाह। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस बेचारी के पास बंदूक नहीं था, इसलिए किसी और से बंदूक चलवानी पड़ गई, बंदूक उनके पास है। जान माल की सुरक्षा के लिए अगर पुलिस बंदूक चलाती है और स्थिति ऐसी है कि जान बचाने का और कोई तरीका नहीं है, तो पुलिस का कर्तव्य भी है, उसका अधिकार भी है। लेकिन किसी प्राइवेट पर्सन को कैसे अधिकार हो जाता है, आप ये बताइए। तो और इसके बारे में क्यों नहीं कोई बोलता, क्यों नहीं इसके बारे में गृह मंत्री बोलते? सच ये है कि सब घटनाएं होने दी गई। सच ये है कि मेवात से किसी चिंगारी का इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, लार लपक रही थी कि मेवात में कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, कई घटनाएं हुई है मेवात में, बार बार नहीं हुआ, और बार बार लोग जाके वहां पे समझाते रहे। एक दो बार पंचायत के अंदर हाथ जोड़ के मैंने कहा, नहीं, बदला लेना का नियम नहीं बनता। मैंने अपने पिताजी दादाजी का उदाहरण दिया, कहा बदला लेना धर्म नहीं है हमारा, छोड़ दो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। बार बार मेवात में ऐसी घटनाएं हुई है, और इसलिए हमें सोचना चाहिए। देखिए, अगर वो अचानक कहीं दो समुदायों का संघर्ष हो जाए, आपको पता ना लगे, तो समझा जा सकता है कि पुलिस क्या करती है, उसके बाद आके करती। लेकिन अगर पता हो, तारीख पता हो, जगह पता हो, कारण पता हो, कौन करेगा, उसका वीडियो आपके सामने हो, और फिर आप ना करें, तब तो सवाल उठेंगे, उठने चाहिए। सही बात कर रहे हैं। और मेवात का जिक्र इसलिए भी क्योंकि मेवात, फिर कह दूं कि मेवात में 75 सालों में जो नहीं हुआ वो अभी हुआ। और ये बात ऑन द रिकॉर्ड मोदी सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने परसों कहा इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में, जो गुरुग्राम इलाके के सांसद हैं। बीजेपी सांसद अगर कह रहे हैं कि मेवात का इतिहास नहीं है, तो मेवात में ऐसा हुआ। बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि धार्मिक यात्रा में लोगों के पास हथियार क्यों था, कहां से आया, क्यों लेकर गए, ये सवाल बीजेपी के सांसद ने उठाए हैं। ये बहुत अहम है। और दूसरी बात जो योगेंद्र जी कह रहे हैं, मेवात चूंकि 80 से 90% मुसलमानों की आबादी है, और मेवात में अगर हिंसा होती है, उस हिंसा को आप देश भर में उस हिंसा को बेचते हैं, जो दरअसल सत्ताधारी दल की फितरत है, जो पुलवामा को भी बेचते हैं चुनाव में। तो उस हिंसा को बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हरियाणा के जिले जिले में, दिल्ली में प्रदर्शन, एक दिल्ली का वीडियो है जिसमें ऐसे ही मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार की अपीलें हो रही है। तो उस हिंसा को बेचने के लिए आपके लिए आसानी से उसको पैकेज कर सकते हैं कि ये देखो मेवात है, जहां 90% 80% मुस्लिम है, मुसलमानों का गढ़ है, दरअसल ये भारत में गुरुग्राम के पास पाकिस्तान है। इसी तरह की थ्योरी मीडिया में गढ़ी जा रही है। अब क्लोजिंग रिमार्क योगेंद्र जी के से लेने से पहले मैं अपनी बात भी कह दूं, जो हम दोनों ने कहा कि चाहे हिंसा में शामिल, गोलीबारी में, हत्या में,
आगजनी में, किसी तरह की हिंसा में शामिल जो लोग हैं उनके खिलाफ जो भी धाराएं मुकम्मल लगती हैं कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले। लेकिन सरकार की ड्यूटी है सिर्फ ये नहीं कि एक समुदाय को टारगेट करे। वो कहने के लिए वहां से बहुत वीडियो हैं जिसमें जो बजरंग दल के लोग हैं जिन्होंने साफा पहन रखा था, जिन्होंने भगवा धारण कर रखा था, उनके पास भी हथियार हैं, लाठी डंडे चला रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, ऐसे कई वीडियो। लेकिन एक पक्ष मीडिया का बड़ा तबका सिर्फ वो वीडियो वायरल कर रहा है जिससे लगे कि सिर्फ दंगाई मेवात के स्थानीय लोग मुस्लिम थे और जो पीड़ित थे वो हिंदू। एक छोटा सा वीडियो योगेन जी मैं दिखाना चाहता हूं जो आज हिंदुस्तान टाइम्स हिंदू में, माफ करें, खबर छपी है बड़ी सी, जिसमें बताया गया कि अब बजरंग दल और उनके कार्यकर्ता किस ढंग से डर का माहौल बना रहे हैं। उससे झुग्गी झोपड़ियों में जो ऐसे गरीब लोग रहते हैं, जो घरों में अपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे हाउस हेल्प का काम करते हो, मजदूरी करते हो, बिहार से, बंगाल से, दूसरे जगहों से, वो डर से खाली कर रहे क्योंकि वहां ऐसे दस्ते जा रहे, खाली करा रहे। विस्तार से खबर छपी है। लेकिन एक वीडियो जो कल न्यूज लॉन्ड्री के एक रिपोर्टर के साथ जिस ढंग से बजरंग दल के लोगों ने किया, वो दिख रहा है कि अब वो कैसा डर का माहौल वहां बना रहे क्योंकि सत्ता का संरक्षण है। मैं प्ले करता हूं और उसके बाद एक आखिरी इस पर कमेंट दूंगा। क्या बोला तेरे को अभी? पहली कार तो बंद कर दे भाई, पब्लिक जा रहा हूँ ना मैं। कितनी देर लगेगी जाने में? जा रहा हूँ। तेरी पार्टी देख रहा, तेरी पार्टी देख रहा हूँ, यहाँ मारना बड़ा मालूम तुम आए तो कर इसमें। अरे भाई दो भाई इसमें जा रहा हूँ। हिंदुओं का मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है। दस तो भाई चल निकल निकल भाई। अभी बोल के गए थे ना आपको, फिर भी तू कर रहा है इंटरव्यू ले रहा है। ये बहुत परेशान है, ये लोग बहुत परेशान है भाई। हमें पता है, फिर वे परेशान ना हमारा, हमें पता सब कुछ कहानी, आपको पता क्या कहानी हो रही है। ठीक है काटिए कैमरा, ठीक है जा रहे हैं सर, जा रहे हैं, चलो कैमरा बंद कर। ये वीडियो है, अनमोल प्रीतम इनका नाम है, न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर हैं। ये गए थे उन झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं, गरीब लोग, वहां देखकर जब इन्हें लगा कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, वहां से खाली कराया जा रहा है, तभी ये ऑटो पर कुछ बजरंग दल के, जाहिर है बजरंग दल के ही होंगे, मिले और किस तरह से नाम पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, और रिपोर्टर ने अपना आई कार्ड दिखाया जिससे पता चले कि वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान होता, उसका नाम जाकिर या तैयब होता तो पता नहीं क्या उसके साथ वो लोग वहीं क्या सलूक करते, अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन छोड़ दिया गया क्योंकि उसने दिखाया लेकिन कैमरा बंद करा। तो ये स्थिति, इसका मतलब बाद में अब स्थिति 2 दिन से ये बन रही है योगेन जी, कैसे सैकड़ों लोग हो सकते घूम रहे होंगे आसपास के 3-4 जिलों में, जिन्हें पता है कि हमारी सरकार है, खट्टर साहब है, अनिल विज साहब है, अब जो होगा हम इनको डरा धमका के भगाएं और वैसे इंतजाम करें। वही खबरें आ रही है, 200-200, 600 लोग बस्तियां, जो झुग्गी बस्तियां होती है, जो दिहाड़ी मजदूर के डर से खाली कर रहे हैं। अगर आज भी इसको रोकना है, अगर सरकार की नीयत साफ है तो 4 कदम उठाने चाहिए। नंबर 1, मेवात में तो इस वक्त शांति है, मगर मेवात का नाम लेके बाहर जो हुड़दंगई हो रही है, जो हिंसा हो रही है, उसको तत्काल सख्ती से रोका जाए। नंबर 2, मेवात की हिंसा में, पथराव में लोगों की जहां जान गई है, उसमें जिनका भी नाम है, जिनके बारे में भी रिपोर्ट है, शिनाख्त की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा किया जाए, सजा मिले। लेकिन बेगुनाहों की यों ही अफरा तफरी में पकड़ना, धरपकड़, उससे फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। तीसरी बात कि ये जिन लोगों ने वीडियो बनाए, जिन लोगों ने प्रोवोक किया, जिनके बारे में क्लियर एविडेंस इस वक्त है, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको भी सजा मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि इनको सजा मिलनी चाहिए। और चौथी बात, इस पूरे प्रकरण में पुलिस, प्रशासन, सरकार, रूलिंग पार्टी, इन सब की जो भूमिका है उसकी जांच की जाए। अगर सरकार की नीयत सही है तो, लेकिन अगर सरकार की नीयत सही नहीं है तब भी हमारी जिम्मेवारी फिर भी खत्म नहीं होती। समाज को तो जिम्मेवारी निभानी होगी। मेवात के अंदर मंदिरों की रक्षा करना, वहां के हिंदुओं की रक्षा करना मुस्लिम समाज की नैतिक जिम्मेवारी है, और मेवात के बाहर मेवों की या मुसलमानों की रक्षा करना बहुसंख्यक हिंदू समाज की जिम्मेवारी है। अगर ये मानेंगे तभी मेवात की परंपरा बचेगी, तभी ये देश बचेगा। बहुत अहम बात आपने कही और बहुत जरूरी बात योगेंद्र यादव जी, लेकिन उम्मीद है कि स्थितियां बेहतर हो।
लेकिन नाउमीदी कई बार होती है जब सत्ता का संरक्षण ऐसे लोगों को मिलता है, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट है उसमें बहुत अहम है कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी सबसे पहले हो, क्योंकि एक ट्वीट पर अगर मोहम्मद जुबैर नाम के फैक्ट चेकर की गिरफ्तारी हो जाती है या किसी पत्रकार की गिरफ्तारी हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में और कहीं भी, और एक आदमी जो कह रहा है जीजा आ रहा है और जगह बता रहा हूं, तुम कहते हो कि ये मत कहना बिना बताए आया, और उस वीडियो के वायरल होने के बाद वहां आक्रोश होता है, उसको एक्नॉलेज अगर केंद्रीय मंत्री खुद करते हैं कोई वीडियो ने उत्तेजना फैलाई तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये होगी? सवाल यही है, क्योंकि जो रवैया है सरकार का वो संदेह पैदा करता है। बहुत सारी बातें योगेंद्र यादव ने कही। ये भी सच है कि आने वाले वक्त में चुनाव है, 4 महीने बाद 4 राज्यों में चुनाव, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव, और उसके बाद लोकसभा चुनाव। कहीं किसी तरह की पटकथा लिखने की कोशिश तो नहीं हो रही है देश में चुनाव से, लोकसभा चुनाव से 9-10 महीने पहले। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। योगेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होती रहे।